तो आज की सबसे बड़ी खबर तो कोरोना का फैलता संक्रमण है। 3,14,000 से ज्यादा मामले, 2104 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। लेकिन लोकतंत्र का मेला भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में छठे दौर का मतदान हो रहा है। 4 जिलों की 43 सीटों पर लोग अपने मत का इजहार कर रहे हैं। अभी नदिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब उत्तर 24 परगना में मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मौजूद हैं। वरुण, जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीरें आपने देखी हैं अभी तक? लोग क्या बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं और मतदान में क्या मुद्दों में कुछ फर्क आया है? क्योंकि देश भर में स्थिति काफी कुछ पलट गई है 5वें और छठे चरण के मतदान के बीच। देखिए, अमूमन जैसे हम देखते हैं वही हालात यहाँ पर ही हैं। सुबह सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब हालांकि 10 बजे तक हम देखते थे कि कई जगह पोलिंग स्टेशंस पर भीड़ होती थी, लेकिन आज भीड़ थोड़ी कम है। यह मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि शायद कोविड का थोड़ा सा असर इस बार इस पड़ाव में देखने को मिल रहा है। अब तक क्या हो रहा था कि लोगों को लग रहा था कि कोरोना का इतना ज़्यादा देशव्यापी असर शायद समझ नहीं पा रहे थे लोग, खासकर पश्चिम बंगाल में तो। लेकिन अब मुझे लग रहा है जिस तरीके से हालात हैं, लाइनें जितनी लगनी चाहिए थी 10, साढ़े 10, 11 बजे, उतनी इस समय यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। दूसरे मुद्दों की बात मैं करूँ तो जब भी लंबा चुनाव होता है, ये 8 चरणों का चुनाव है, तो ऐसे में हमेशा ये देखा गया है कि कई बार मुद्दे चेंज होते रहते हैं। तो इस बार भी लोगों से पूछ रहे थे, इस बार जो एजेंडा है, क्या दिमाग में क्या सोच है, क्या आपको लगता है कि विकास का मुद्दा या और भी कोई सारी चीज़ें हैं जो आप इस बार सोच कर वोट डालने आए हैं? इस बार तो मेन मुद्दा है कि हम लोगों का यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो वो फर्स्ट, सेकेंडली यहाँ पे करप्शन बहुत है, तो उसका अगेंस्ट ही मैं वोट दूंगा। ये मुद्दे रहे हैं आप? यस। दारा, इस बार क्या लग रहा है इलेक्शन में? क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो दिमाग में चल रहे हैं जिसके तहत वोट डालें? बहुत सारा पॉइंट है। एक्चुअली गरीबी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ड्यू टू कोविड। बहुत जन को एकदम जॉबलेस है, तो कुछ सरकार को देखना चाहिए, कुछ सबको जॉब मिले या पैसा चाहिए सबके हाथ में। बहुत सारी चीज़ है, जैसे मेन है हेल्थ डिपार्टमेंट थोड़ा बीच में रोको, अपना मास्क ऊपर कर लीजिए ना, मास्क ऊपर कर लीजिए जी। हाँ बताइए क्या? थोड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कोविड के लिए हॉस्पिटल थोड़ा ये करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए। अभी परिवर्तन चाहिए थोड़ा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कोविड का इस बार बहुत टेंशन है। आपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, पूरा मास्क जो है फेस तक आपने कर रखा है, कैप भी आप पहन के आए हैं, तो टेंशन है। कोरोना का मामला चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई चीज़ डिस्टर्ब होता नहीं, ठीक ही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। थोड़ी टेंशन होती है जब घर से निकलते हैं, लोग बताते हैं कोरोना में इतने लोगों, टेंशन नहीं है, कोई टेंशन होता नहीं, कोई नहीं। दादा, इस बार कुछ मुद्दे चेंज हो रहे हैं? कुछ लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ नई नई चीज़ें सामने निकल के आ रही? अच्छा, नहीं बोलेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये भी आ गया। तो यही शुरुआत के 2-3 लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया बोलने में, संदीप जी, लेकिन बाकी आगे के लोगों ने वही जवाब दिया जो हम सुनते आ रहे हैं कि आगे वाले से बात करिए। तो यहाँ भी जो है वो लोग हालांकि अपनी बात को कम रखते हैं, लेकिन जितनी बात उन्होंने समझी और समझाई, उसमें एक बात ज़रूर है कि मुद्दे ज़रूर बदल रहे हैं। इस बार विकास के नाम पर भी यहाँ पर चुनाव में लोग वोट देते नज़र आ रहे हैं। रोज़गार का मुद्दा, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 चरणों में जो है शायद रोज़गार का मुद्दा इतना ना उठाओ, लेकिन अब जो लास्ट के फेसेस चल रहे हैं इसमें रोज़गार का बड़ा मुद्दा उठा है। युवा अपनी बात को खुलकर रखते सामने। तो रोजगार का मुद्दा, और यहाँ पर वरुण, जो आप एक शख्स से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ, कोरोना को लेकर एक परेशानी है, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। वो जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की मानते हैं, यानी कि बीजेपी की मानते हैं, या वो राज्य सरकार यानी तृणमूल की मान रहे हैं? देखिए, बड़ी सवाल इस बात की है, बड़ी बात इस बात की है कि आखिर रोज़गार ना होना जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है और शायद साथ केंद्र सरकार की बनती है। हालांकि लोगों से पूछ लेता हूँ। अच्छा दादा, ये बताइए मुझे कि एम्प्लॉयमेंट ना होना, रोज़गार ना होना, किसकी जिम्मेदारी आप बड़ी मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट? वो तो हमको लगता है
सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा बनता है आपको लगता है कि रोज़गार जो नहीं मिल पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा मुद्दा है आप लोगों का, उसमें रोल किसका सबसे बड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? आई थिंक बोथ दोनों का बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तभी हिसाब बनेगा। कहते हैं ना कि डबल इंजन वाली बात लगातार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहती है। जो इंजन यहाँ है अगर उसको ही आप साथ में लेके चले और साथ में सामंजस्य बैठा के चले तो शायद रोज़गार की स्थिति सुधर जाती और सुधर सकती है। तो ऐसे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को समझकर इन मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आम जनता यही सोचती है। रोज़गार का मुद्दा तो वैसे भी हमेशा से देशव्यापी मुद्दा रहा है, भले वो किसी इलेक्शन में कितना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ पाता है या फिर हमेशा जो है वो मुद्दों के बोझ तले दब जाता है। और अगर हम महिलाओं की बेटर हाफ की बात ना करें तो चर्चा अधूरी रह जाती है। वरुण, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है पहले 5 चरण जो हमने देखे हैं, और वो बड़ी बेबाक भी हैं, बड़ी वोकल भी महिलाएं। खास दार्जिलिंग की महिलाओं को तो जो आप बात कर रहे थे पिछले चरण में, दाद देने वाली बात थी। उन्होंने खुलकर जो अपने मुद्दों का इजहार किया है। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं इस बार? थोड़ा महिलाओं के बीच भी जाकर थोड़ी बात कीजिए। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, हालांकि महिलाएं कम बोलती हैं यहाँ की। मैंने शुरुआत में सुबह सुबह ट्राई किया लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी, तो उनसे पूछता हूँ। दीदी, इस बार मुद्दे क्या क्या हैं आप लोग, क्या डिमांड चल रही है, क्या सोचती हैं इस बार इलेक्शन में आप? ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप सोचती हैं कि इलेक्शन में होने चाहिए? ये अभी कोविड सिचुएशन में सब लोगों का नौकरी चला गया है मैक्सिमम, और जो फिनेंशियल कंडीशन है वो भी हालत बहुत ख़राब है। इसलिए हम चाहते हैं जे वो सुधरे, उसके लिए कुछ करे, जो भी आए क्षमता में वो कुछ अगर करे उसके लिए तो बड़ा मुद्दा रहेगा। हाँ दीदी, क्या रोज़गार की आपको लगता है एक पॉइंट है जो? हाँ, जॉब की तो प्रॉब्लम है ही यहाँ पे, और एजुकेशन का भी है। एजुकेशन का जो सरकारी लेवल का जो हाल है अभी, तो सब लोग अभी प्राइवेट में ही हिल रहे हैं। प्राइवेट में तो सब लोगों का एफोर्ड नहीं हो पाता, तो हमें लगता है ये सरकारी लेवल पर भी, मतलब ये जो सरकारी एजुकेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो भी आए जी। अच्छा, हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर, दोनों में आपको लगता है किसमें और सुधार हो सकता है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके तहत इस बार आप वोट डाल रहे हैं? दोनों মানে দুটোতেই উন্নয়ন দরকার। दोनों ही आपको लगता है इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं? হ্যাঁ, एम्प्लॉयमेंट সব কিছুতেই দরকার। এবার अच्छा যাক যেটাতে হবে। जी। अच्छा, इस बार मैं देख रहा हूँ कि नौकरियां लोगों की बहुत चली गई पिछले कुछ टाइम में कोरोना में। क्या आपको लगता है कि रोज़गार को लेकर सरकारों को सोचना चाहिए? बड़ा मुद्दा है जिसके तहत लोग जो है वो सरकार की तरफ उम्मीद बड़ी नज़रों से देख रहे हैं। अच्छा, मुद्दे क्या क्या है, आपको क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ नहीं। तो जितने लोग बोल पा रहे हैं संदीप जी, शायद सबका यही कहना है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, क्योंकि कोविड के टाइम में सबको एक डर सताता है नौकरी का। लोगों को लगता है कि शायद पिछली बार की तरह हालात ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा रोजगार अगर छिन जाएगा तो ऐसे में घर कैसे चलेगा। और शायद यही टेंशन जब लॉकडाउन की बात आती है तो हर किसी के चेहरे पर देखने को मिलती है। यहाँ भी ये बड़ा मुद्दा है कि अगर कोविड लगातार पैसा पसार रहा है जिस तरीके से, अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में रोज़गार के लिए सरकारें क्या कुछ कर सकती हैं और इंडस्ट्री कितना भरोसा दे सकती है कि रोज़गार किसी का ना छीने। यही टेंशन जो है लगातार वोटर्स के दिमाग में भी देखने को मुद्दे कुछ न कुछ थोड़े बदलते दिख रहे हैं। ये फैलता संक्रमण है वो भी अपनी छाप छोड़ रहा है अब पश्चिम बंगाल के वोटर के मानस पर भी। अभी आपको राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नामी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है दिल्ली का, वहां मौजूद है मेरे सहयोगी कुंदन सिंह। कुंदन, 3,14,000 का आंकड़ा हो गया है संक्रमण का, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होती दिख रही है, फटकार लगा रही है हाई कोर्ट, सरकार दावे कर रही है, कहने को लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में। कुछ हालात सुधरते या संभलते दिख रहे हैं? संदीप, बिल्कुल हालात भगवान भरोसे हैं और सब कुछ फेल है। हम इस वक्त जो खड़े हैं ये दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके का अस्पताल है, ल्यूटियन जोन का अस्पताल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अस्पताल है, और हमें से तमाम लोग मिल गए जो कह रहे थे बुनियादी जांच के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मैं अपनी 4 दिन की आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में लगातार जो कभी 1,05,000 जांच हुआ करते थे आरटीपीसीआर की,
वो घट के आज बीते दिन की बात करें, अगर कल की आंकड़े की बात करें, 78,000 जांच हुए, उससे पहले 88,000 जांच हुए, 90,000 जांच हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग बुनियादी जांच नहीं करा पा रहे, आप पीछे इसके अस्पताल के दूसरी तरफ चले जाइए जहां पे तमाम मेडिकल। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, मैं फिर से वो शब्द का, उस सेंटेंस का इस्तेमाल करूंगा, बेग बोरो स्टील। ऑक्सीजन का इंतजाम करो किसी भी कीमत पर। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को यह फटकार लगाई थी और अब खबर यह आ रही है दिल्ली के चनन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। तो मतलब फटकार लग रही है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। कुंदन, बिल्कुल, मुझे बताइए कि आज रोजाना 3 से 4 ऐसे अस्पतालों के हालात होते हैं जहां 1 से 2 घंटे का ऑक्सीजन होता है और ग्रीन कॉरिडोर लेके कभी पुलिस के मदद से, कभी संस्थाओं के मदद से ऑक्सीजन किया जाता है। कल की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक जो दिल्ली का कोटा है वो कम से कम डबल कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप अस्पतालों पे जब आप नहीं पहुंचा पा रहे तो आप कल्पना करिए कि जो लोग होम आइसोलेट है, और उनकी मैं आपको कल एक हम स्टोर पे गए थे, 100 रुपए किलो वाला ऑक्सीजन 850 रुपए किलो की रिफिलिंग हो रही है और उसके लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, होम आइसोलेशन तो दूर की बात है। मेरी सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ गई है। पल्लवी, चनन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और 50 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। यहां पर क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? सरकार तो दावे कर रही है ऑक्सीजन की, अब सप्लाई बढ़ा दी गई है। बिल्कुल संदीप जी, स्थिति बहुत खराब होती नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त तो ये जरूर कहा जा रहा है कि 40 से 50 गैस सिलेंडर तो मौजूद है, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आईसीयू में वेंटिलेटर पर जो ऑक्सीजन जाते हैं वहां पर ऐसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिर रिफिलिंग भी चाहिए होगी। 4 से 5 घंटे तक ही ऑक्सीजन जो है इस वक्त कह रहे हैं कि बचा हुआ है। इनका जो आइनॉक्स कंपनी से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि रात तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है। राजस्थान बॉर्डर पर रुका हुआ है। अब वो किस कारण से वहां रोका गया है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन देखिए बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ रोते बिलखते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक, मार्मिक, मेरे पास शब्द नहीं है संदीप जी कि मैं समझा पाऊं कि क्या स्थिति इस वक्त लोगों पर गुजर रही है। एक एक करके हम यहाँ देख रहे हैं कि पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ से लाशें निकल रही हैं। तो दर्दनाक स्थिति है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की और अस्पतालों को। यहाँ पर मैं जानकारी देना चाहूंगी कि तकरीबन 378 मेट्रिक टन दिल्ली को जरूरत थी, जिसको बढ़ाकर 480 मेट्रिक टन किया गया, लेकिन अभी भी 700 मेट्रिक टन दिल्ली को जरूरत है ऑक्सीजन की। ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को अगर नहीं भरा गया तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती नजर आ जाएगी। नहीं, गैप के अलावा खबर ये भी आ रही है पल्लवी कि जो ऑक्सीजन आनी थी, जो रात को आइनॉक्स जो आपने कंपनी का जिक्र किया है, वो ट्रक तो रुका हुआ है राजस्थान बॉर्डर पर। तो ये किस तरह का समन्वय है? ये संघीय ढांचे की जो बात हो रही थी, राज्यों की जिम्मेदारी तय की जा रही थी, तो यहां पर तो टोटल ब्रेकडाउन दिख रहा है। ये ऑक्सीजन टैंकर तो राजस्थान बॉर्डर पर रुका हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी बात का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि ये क्या कोऑर्डिनेशन है। ये जो स्थिति जो पनप रही है, जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है, अगर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यही हालात हर अस्पताल में दिखाई पड़ेंगे। और जो दिख भी रहे हैं कि कभी कल सेंट स्टीफन अस्पताल से खबर आई कि 1 बजे उन्हें कहा गया कि नहीं, हम फरीदाबाद से ऑक्सीजन लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन देर रात तक उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। और अभी जाकर सुबह में ऐसी खबर आ रही है कि अब उनको कुछ हद तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। नहीं, ऑक्सीजन पर तो राजनीति हो रही है। फरीदाबाद से ऑक्सीजन कैसे आएगी जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं हमारा टैंकर लूट लिया दिल्ली सरकार ने, आदमियों ने नहीं, दिल्ली सरकार ने हमारा टैंकर लूट लिया। तो और हमारी पहली प्राथमिकता है हरियाणा के लोगों की, और हमने अधिकारी लगा दिए हैं ऑक्सीजन प्लांट पर। तो हरियाणा से तो नहीं आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है ये टैंकर। तो यहां पर तो राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल
बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इस वक्त जो स्थिति पैदा हुई है, हाई कोर्ट कह रहा है केंद्र को कि आप भीख मांगिए, आप कहीं से भी जुगाड़ करिए, लेकिन ऑक्सीजन लाइए। बावजूद इसके स्टेट में अगर इस तरीके की राजनीति होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तब तो जो स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है उससे और भी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं तस्वीर इसलिए भी दिखाना चाहती हूँ कि जो न्यूज 24 देख रहे हैं वो देखें कि किस तरीके की बदहाली हो रही है, किस तरीके से लोग यहाँ पर बिलखते नजर आ रहे हैं। बाहर अभी कुछ देर पहले संदीप जी यहाँ पर लोग जो थे वो रो रहे थे, यहाँ पर जो है प्रशासन की, जो अस्पताल प्रशासन है उनसे बहसबाजी हुई, पुलिस को बुलाया गया। अभी भी आप देखें तो तस्वीर में पुलिस यहाँ पे खड़ी है, लेकिन जो आम जनता है वो जाए कहाँ? अगर आप ये कह रहे हैं कि जब आप सीरियस हैं तो अस्पताल आइए, तो अस्पताल आने पर भी आपको अगर जो उपचार नहीं मिलता है, आपकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकती है, तो फिर इसमें आम आदमी क्या करेगा? वो सवाल उठाएगा, और वो सवाल जायज सवाल है। ये स्थिति पैदा कर रहे हैं जिस तरीके से उसमें सरकार का, राज्य सरकार का, कंपनीज का, केंद्र सरकार का, तमाम एजेंसियों का दायित्व है कि जो क्राइसिस मौजूद है उस क्राइसिस को कोऑर्डिनेट करके खत्म किया जाए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लगातार हर हॉस्पिटल यही कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी गंगाराम से भी खबर आ गई है कि अब कल 10 बजे तक ही ऑक्सीजन उनके पास है, जितना उन्होंने ऑक्सीजन मांगा था उतना ऑक्सीजन उनको नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कल तक ही 10 बजे तक उनके पास ऑक्सीजन बचेगा। तो ये बिल्कुल राज्य सरकार को देखने की जरूरत है, केंद्र सरकार को देखने की जरूरत है कि किस तरीके से कहां आपूर्ति की जाए और कैसे भरपाई की जाए। कि जिन लोगों की सांस अटकी हुई है, खबर भी फ्लैश कर रहे हैं कि 40 से 50 लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं चानन देवी अस्पताल में, लेकिन कमी भी है और 50 मरीज इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं। तो अगर सिलेंडर्स हैं तो वो क्यों नहीं दिए जा रहे, या ये 2-4 घंटे की ही ऑक्सीजन सप्लाई बची है? नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ संदीप जी कि यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी बात को लेकर ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन की मांग की थी आईएनएक्स से, जो कि बॉर्डर पर रुकी हुई है। उनके पास सिर्फ 40 से 50 गैस सिलेंडर है, जो कि कुछ ही घंटों तक चल सकती है, क्योंकि मरीज का लोड काफी ज्यादा है। ओवरफ्लो ऑक्सीजन भी चाहिए होता है कुछ मरीजों में, मतलब उसको हम कहते हैं कि हाई फ्लो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन लेवल जो है 60-70 के आसपास चला जाता है, उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति भी है, तो ऐसे में कुछ ही घंटे ही सिलेंडर आपका साथ दे सकते हैं। इसके लिए आपको लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि रिफिलिंग का काम करती है और हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्थिति इस वक्त यहाँ पर यह बनी हुई है, जब तक कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता है, स्थिति देखिए कुछ घंटों में समझ में आ जाएगी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि 50 लोग जो कि वेंटिलेटर पर मौजूद है इस वक्त, उनकी जान अभी भी अटकी हुई है कि कब सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन की, बॉर्डर पे जो गाड़ी रुकी है उसको लेकर आया जाए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि सिर्फ माता चानन देवी अस्पताल की हालत है, तमाम अस्पतालों की यही हालत है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, दवाई नहीं है। ये बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँ तो मैं इतने साल से हेल्थ कवर कर रही हूँ संदीप जी, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। रूह कांप जा रहा है जब मैं देख रही हूँ पेशेंट को रोते बिलखते। वो सवाल करते हैं कि कहते हैं ना सीवियर पेशेंट है तो अस्पताल लाएं, अस्पताल में भी जान चली जा रही है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, अस्पताल में जान चली जा रही है बेड की वजह से। तो समझ में नहीं आता है कि क्या जवाब दूं। ऐसे में जाहिर तौर पर राजनीति छोड़कर तमाम सरकारों को इस वक्त ग्राउंड पर आ जाना चाहिए। और एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली के 70 एमएलए हैं, दिल्ली में 7 एमपी हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो ग्राउंड पर आए, लोगों की मदद करें, वो सिलेंडर्स पहुंचाएं। नहीं, यहाँ पर देखिए पल्लवी, कड़वी बात है जो मैं पहले भी कह चुका हूं अपने कार्यक्रम में, आम आदमी लाइन में लगेगा ना, आम आदमी मारा मारा फिरेगा, सर फुड़ाता फिरेगा, रोता बिलखता चित्कार करता हुआ घूमेगा कि बेड दिला दो, ऑक्सीजन दिला दो, वेंटिलेटर दिला दो, दवाई दिलवा दो। हमारे करता धरता, भगवान ना करे किसी को भी कोरोना हो, लेकिन अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनके लिए बेड तुरंत उपलब्ध हो जाता है। यह भी एक कड़वी हकीकत है, तो वो सड़क पर क्यों उतरेंगे? उनका तो इंतजाम हो जाता है ना। और माता चानन देवी अस्पताल में जो ये आलम है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है पल्लवी,
वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट AP शुक्ला क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट से टच में हैं हम लोग, उनके वेंडर्स को डायरेक्शंस जा रहे हैं, बट मेरे को एक ही चीज की प्रॉब्लम है कि आई वांट माय टैंक टू गेट फिल्ड। दैट्स माय क्रूशियल गोल एक्चुअली, जो अभी तक नहीं हुआ है। वो मेरे को अभी आइनॉक्स ने बताया कि जो उन्होंने ये बताया कि यस they have been stopped by the Rajasthan government in fact and the Rajasthan police in fact, but that is very bad. क्या राजस्थान पुलिस क्या and the government no, उन्होंने बॉर्डर पे रोक लिया है। उन्होंने ये बोला है मुझे आइनॉक्स ने, उनके टैंकर्स को रोक लिया गया है। राजस्थान पुलिस ने रोका है एंड द गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया होगा पुलिस को टू स्टॉप द टैंकर्स फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द राजस्थान एक्चुअली। दिस इज व्हाट दिस आइनॉक्स पीपल हैव टोल्ड मी इन फैक्ट जस्ट नाउ But that is very bad in fact. टोटल जो सिलेंडर्स हैं उनका मतलब भी क्या, किस तरीके से भरा जा रहा है, क्या नंबर है, देखिए ऐसा है ना, सिलेंडर्स जो हैं दे डू लास्ट 12 cylinders installed at one time. They can last for about 35-40 minutes, not more than that. 35-40 minutes, depending on the consumption obviously, but yes, on an average they last for 35-40 minutes. तो हम लोग अभी 2 बैचेस तो हमारे हो चुके, हमने खाली सिलेंडर्स भी रिफिलिंग के लिए भेज दिए हैं, but this is all a very temporary thing. I want my tanker to get filled up. एक छोटा सा जवाब चाहूंगा पल्लवी। देखिए AC शुक्ला जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो कह रहे हैं 12 सिलेंडर एक साथ लगाओ, 35 से 40 मिनट वो आप मतलब मरीजों को ऑक्सीजन दे पाएंगे। 40 से 50 सिलेंडर बचे हुए हैं जो आपने बताया, और हमें लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पर माता चानन देवी में। तो ये 40, मैं 50 मान लेता हूं, तो 50 सिलेंडर भी 2.5 घंटे से ऊपर नहीं चलने वाले हैं। तो कमी इतनी जबरदस्त है, लाइफ और डेथ की सिचुएशन है इस वक्त वहां पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। देखिए ये बिल्कुल साफ स्थिति है और उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि ये स्थिति है। और जैसा मैं पहले भी कहा कि देखिए ये रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसके खत्म होने का जो समय है वो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाता है तो 2.5 घंटे क्या 1 घंटे के बाद ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होगा। ये बहुत बुरे हालात हैं। तो और बहुत ऐसे ही में बुरे हालात दिख रहे हैं माता चानन देवी अस्पताल में। 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम ये ऑक्सीजन बची हुई है, और राजनीति ऐसी हावी है, बदइंतजामी का आलम यह है कि ट्रक जो आ रहा है वो राजस्थान बॉर्डर पर रोक दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।